नमस्कार जी। 2 जून के करंट अफेयर्स यानी टॉप न्यूज़ लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। आपका स्वागत है। शुरुआत करता हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार से कि लातवियाई संसद ने विदेश मंत्री एडगर रिंकेविक्स को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। इसे विश्लेषण से देखते हैं कि लातवियाई सांसदों ने देश के लंबे समय तक सेवा करने वाले और लोकप्रिय विदेश मंत्री यूक्रेन के एक मजबूत समर्थक को कड़े वोट में अपने नए राज्य प्रमुख के रूप में चुना है। 100 सीटों वाली साइमा विधायिका ने 2011 से देश के शीर्ष राजनयिक एडगर रिंकेविक्स को 4 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। उन्हें 52% मत प्राप्त हुए, जो जीतने के लिए आवश्यक मत से अधिक थे। अल्बमी एंगिल्स लेविटस 2019 के बाद से लातविया के राज्य प्रमुख ने पुनः चुनाव नहीं चाहा। वह दोबारा नहीं लड़े हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि लातवियाई राजधानी रीगा है, यहाँ की मुद्रा यूरो है और लातविया के प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं क्रिस्चनिस कारिस। अगली न्यूज है स्टेट न्यूज कि तेलंगाना गठन दिवस 2023 और उसकी तिथि और उसका गठन और उसका इतिहास। कि तेलंगाना गठन दिवस 2014 से 2 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत के तेलंगाना में एक राज्य सार्वजनिक अवकाश है। यह तेलंगाना राज्य के गठन की स्मृति का प्रतीक है। यह दिन विभिन्न गतिविधियों जैसे परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषणों के साथ मनाया जाता है। यह उन लोगों के बलिदान का सम्मान करने का भी अवसर है जिन्होंने तेलंगाना की स्थापना के लिए संघर्ष किया था। इसके महत्वपूर्ण बिंदु कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई साउंडराजन हैं। तमिलसाई साउंडराजन। अगली खबर है कि मेघालय ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल बनाया है। नेता प्रतिपक्ष ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। मेघालय सरकार ने वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी यानी वीपीपी की मांगों पर प्रतिक्रिया दी है और राज्य की आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। यह कदम बीवीपी विधायक अर्देंट वसाई वामोइत के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के मद्देनजर उठाया गया है, जिन्होंने अब सरकार के फैसले के बाद अपना विरोध बंद कर दिया है। विशेषज्ञ समिति में संवैधानिक कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जनसांख्यिकीय अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों के जानकार व्यक्ति शामिल होंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको अगली क्लास में या बाद में तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। अगली न्यूज है कि नियुक्ति समाचार से संबंधित संजय वर्मा ने एमआरपीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। संजय वर्मा ने एमआरपीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। विश्लेषण जाने कि संजय वर्मा ने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड यानी एमआरपीएल के प्रबंध निदेशक यानी अतिरिक्त प्रभार के रूप में पदभार संभाला है। वर्मा जून 2020 से एमआरपीएल के बोर्ड में निदेशक के रूप में हैं। ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और सेल एमआरपीएल एविएशन के बोर्ड में रहकर भी उनका व्यापक अनुभव रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक वर्मा दिसंबर 1993 में एमआरपीएल में शामिल हुए और उन्होंने रिफाइनरी और इसके सुगंधित परिसर के सभी 3 प्रमुख चरणों के निष्पादन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगली खबर है कि अमरेंदु प्रकाश ने सेल अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। अमरेंदु प्रकाश ने सेल अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। जानते हैं कि अमरेंदु प्रकाश ने 31 मई से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह पहले सेल के बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक यानी प्रभारी थे। प्रकाश पहले व्यापार परिवर्तन और सेल के वित्तीय बदलाव में शामिल थे।
जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 18 तक घाटे की 3 साल की लकीर से वित्त वर्ष 9 में काले रंग में वापस लाने में मदद मिली थी। महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सेल की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सीईओ सोमा मंडल जो 1 जनवरी 2021 से अभी वर्तमान तक हैं। अगली खबर है अर्थव्यवस्था से संबंधित। Q4 में भारत की जीडीपी 6.1% बढ़ी है। FY23 की वृद्धि 7.2% आंकी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया क्योंकि इसने वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही यानी Q4 में 6.1% की उच्च अपेक्षित वृद्धि दर्ज की, जो विश्लेषणों की भविष्यवाणियों को पार कर गई। यह मजबूत विस्तार मुख्य रूप से विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों द्वारा संचालित था, जिन्होंने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया और निराशाजनक वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के बीच घरेलू मांग को बनाए रखा। Q4 के उत्साहजनक प्रदर्शन के कारण वित्त वर्ष 23 के लिए समग्र आर्थिक विकास के पूर्वानुमान में वृद्धि हुई है, जो अब पहले के अनुमानित 7% की तुलना में 7.2% आंकी गई है। अगली खबर है कि वैश्विक आर्थिक चिंताओं के बीच जेपी मॉर्गन ने वित्त वर्ष 24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 5.5% तक बढ़ाया है। जेपी मॉर्गन एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत की वार्षिक विकास दर के लिए अपने प्रक्षेपण को संशोधित किया है। इसे वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 5.5% तक बढ़ा दिया है। विकास दर के साथ भारत के मजबूत से अपेक्षित आर्थिक प्रदर्शन के मद्देनजर ऊपर की ओर समायोजन आता है। भारत तिमाही में 6.1% दर्ज किया गया। मार्च तिमाही के 6.1% दर्ज किया गया। हालांकि जेपी मॉर्गन ने यह भी चेतावनी दी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संभावित वैश्विक आर्थिक मंदी और सख्त वित्तीय स्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों से सुरक्षित नहीं है। अगली खबर है जीएसटी राजस्व संग्रह मई में 12% बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपए हो गया। मई के लिए माल और सेवा कर यानी जीएसटी राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। लगातार 15वें महीने मासिक संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। अप्रैल के 1.87 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड तोड़ संग्रह से मामूली गिरावट के बावजूद वित्तीय मंत्रालय ने घोषणा की कि मई के लिए जीएसटी राजस्व 1.57 लाख करोड़ रुपए रहा। यह लेख नवीनतम जीएसटी संग्रह के आंकड़ों के विवरण में विवेचन करता है, पिछले वर्ष के साथ उनकी तुलना करता है और राज्यों में आर्थिक प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगली खबर है बैंकिंग समाचार से। यूपीआई लेनदेन मई 2023 में 14.3 ट्रिलियन रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई लेनदेन मई 2023 में अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया, जिसमें कुल लेनदेन मूल्य 14.3 ट्रिलियन रुपए और 9.41 बिलियन की मात्रा थी। यह अप्रैल के पिछले महीने की तुलना में मूल्य में 2% की वृद्धि और मात्रा में 6% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यूपीआई लेनदेन में उछाल ऐसे समय आया है जब भारत सरकार सक्रिय रूप से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के तहत विभिन्न कर संग्रह लाने का लक्ष्य रखती है। अगली खबर है रक्षा से संबंधित कि 2014 से भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना बढ़ा है। भारत के रक्षा निर्यात ने 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंचकर एक रिकॉर्ड तोड़ मील का पत्थर हासिल किया है। 23 गुना की यह प्रभावशाली वृद्धि वैश्विक रक्षा निर्माण उद्योग में भारत की उन्नति को प्रदर्शित करती है। यह कल की न्यूज थी, आज की में भी है।
योजनाओं से संबंधित है कि पीएम स्वनिधि योजना के 3 साल सफलतापूर्वक पूरे होने का जश्न। के आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के 3 साल पूरे होने पर इसकी प्रशंसा की। जून 2020 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बहाल करके सशक्त बनाना है। वर्षों से पीएम स्वनिधि भारत में सबसे अधिक लाभकारी और तेजी से बढ़ती माइक्रो क्रेडिट योजनाओं में से एक के रूप में उभरा है, जो वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है और स्ट्रीट वेंडर्स को गरिमा और स्थिरता प्रदान करता है। अगली न्यूज है कि 2023 से 2027 तक 2.0 यानी सिटीज 2.0 को नया करने, एकीकृत करने और बनाए रखने के लिए शहरी निवेश किया गया है। कि सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल 2.0 यानी सिटीज 2.0 कार्यक्रम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह कार्यक्रम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मोहुआ द्वारा विकसित किया गया है। फ्रांसीसी विकास एजेंसी यानी एएफडी क्रेडिट, यह है कंपनी क्रेडिट इंस्टॉल्ट फॉर वाइल्ड, कुछ ऐसा ही नाम है, यानी केएफडब्ल्यू यूरोपीय संघ,